साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैश लिमिट इन इंडिया। तो कैश की लिमिट को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी कन्फ्यूज़न हमेशा बनी रहती है कि मुझे कितनी कैश की पेमेंट करनी है या कितना कैश रिसीव करना है, ताकि किसी भी तरीके का इनकम टैक्स का नोटिस मेरे को ना मिले या मैं किसी भी तरीके से जो है किसी भी दिक्कत में या परेशानी में ना आऊँ। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैश की पेमेंट की या रिसिप्ट की क्या लिमिट होती हैं। यहाँ पर मैं आपको इनकम टैक्स के अंदर जो सेक्शंस बताए गए हैं वो सेक्शंस को भी कोट करूँगा, ताकि आप उन सेक्शंस को भी पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी जो है मिल जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड में किसी भी तरीके की जो कैश की लिमिट होती है, उसमें पेमेंट आप करते हैं कैश में, रिसीट करते हैं कैश में, इस वीडियो को देखने के बाद वो कन्फ्यूजन्स आपके माइंड में ना रहें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 10,000 कैश पेमेंट रूल। तो कैश पेमेंट रूल में सबसे पहले हम 10,000 की लिमिट को जान लेते हैं, ये क्या कहती है। तो इसके बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 40A सबसेक्शन 3A में बताया गया है। और ये रूल क्या कहता है, देखिए सबसे पहले जो रूल कहता है सेक्शन 40A3 का, वो ये कहता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल हैं और उस बिज़नेस या प्रोफेशन के अंदर आप कोई कैश की पेमेंट करते हैं और उस कैश की जो पेमेंट आपने की है वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है एक सिंगल डे के अंदर, एक सिंगल पर्सन को, तो एक पर्टिकुलर डेट में आपने किसी एक सिंगल पर्सन को, मीन्स मिस्टर एक्स को, अगर आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा की पेमेंट कर दी कैश में, तो उस केस में वो जो आपने एक्सपेंस किया था, जिसके रिगार्ड में आपने वो पेमेंट की थी, वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। अब डिसअलाउ का मतलब क्या होता है? डिसअलाउ का मतलब ये होता है कि वो खर्चा आपका इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स उस खर्चे की आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। जब डिडक्शन नहीं मिलेगी, सपोज़ करें आपकी 1,00,000 रुपए की इनकम थी, उसमें आपने कोई 12,000 की पेमेंट कर दी, कैश में पेमेंट कर दी, तो अगर आप सपोज़ करें प्रॉफिट दिखाते तो 1,00,000 में से वो 12,000 लेस करके 88,000 रुपीज़ का आप जो है प्रॉफिट दिखाते। लेकिन क्योंकि आपने ये जो 12,000 की पेमेंट करी, वो कैश में पेमेंट करी है, वो डिसअलाउ हो जाएगी आपको, तो अब इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो आपकी जो नीचे इनकम आएगी, अब वो 1,00,000 रुपये ही आएगी, क्योंकि 1,00,000 में से अब जो आप पहले 12,000 रुपये लेस कर रहे थे, अब वहाँ पे आप ज़ीरो लेस करेंगे। तो इस तरीके से आपको वो जो डिडक्शन मिलनी थी वो डिसअलाउ हो गई और आपकी इनकम बढ़ के 1,00,000 रुपये हो गई। और आपको अब उस 12,000 का जो खर्चा आपका डिसअलाउ हुआ, उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जिस भी टैक्स स्लैब में आप फॉल करते होंगे। तो सेक्शन 48(3) के अंदर बताया जाता है, जब आप खर्चा करते हैं उसी टाइम कैश में पेमेंट करते हैं। और सेक्शन 40A(3) में क्या बताया जाता है, सपोज़ आपने जब खर्चा किया, सपोज़ आपने, मैं कहता हूँ मार्च का मंथ चल रहा है, तो सपोज़ करें अगर मार्च में आपने कोई खर्चा किया बट उसकी पेमेंट नहीं की, बट पेमेंट आपने अप्रैल में, मीन्स नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाकर कर दी, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या होगा, वो जो आपका खर्चा आपने इस साल किया बट उसकी पेमेंट आपने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आपकी वो इनकम मान ली जाएगी, मीन्स नेक्स्ट ईयर में वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि इस साल तो आपने उसका खर्चा क्लेम कर लिया। तो सेक्शन 40A(3) और 40A(3) में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो सेक्शन 40A(3) है, वहाँ पर आप जब आप खर्चा करते हो तो डायरेक्टली कैश में ही कर देते हो, मीन्स पेमेंट भी उसकी कर देते हो उसी टाइम कैश में। 40A(3) में क्या होता है कि आप ये मान के चलते हो, जब आप कोई खर्चा क्लेम कर रहे हो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, उस टाइम तो आपने वो पेमेंट नहीं की थी उसकी, मीन्स आपने उसको खर्चा तो आपने कर लिया, एक्सपेंस बुक कर लिया, बट उसकी पेमेंट आपने बाद में की या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में की। तो इस तरीके से जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप करते हैं तो उस टाइम वो डिसअलाउड हो जाता है। तो दोनों केसेस में यही है कि 10,000 से ज़्यादा की अगर आप पेमेंट जब भी करोगे, सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करो या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट करो, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करोगे उस फाइनेंशियल ईयर में खर्चा जो है वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो 10,000 रुपीज़ का रूल तो देखिए ये कहता है। एक एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं। सपोज़ आपने 12,000 का कैश पे किया किसी एक सप्लायर को, आपका कोई सप्लायर था, उससे आपने कोई माल परचेज़ कर लिया। अब एक सिंगल डे में आपने उसको 12,000 कैश पे कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, जो आपने वो पेमेंट करी 12,000 की, वो आपका एक्सपेंस था, वो आपको डिसअलाउड हो गया। डिसअलाउड होने का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, मीन्स आपका जो प्रॉफिट था वो बढ़ गया, और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ गया, इसका मतलब आप ज़्यादा टैक्स उस पर पे करेंगे। तो ये इस सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं वो यही रख के चलने हैं कि ये जो लिमिट है 10,000 रुपये की, जो सेक्शन 40A(3) के अंदर बताई गई है और 3A के अंदर बताई गई है, वो अप्लाई होगी एक सिंगल पर्सन पे सिंगल डे में, मीन्स एक दिन के अंदर एक पर्सन को 10,000 से ज़्यादा की अगर पेमेंट होगी तो सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। इवन इफ़ पेमेंट इज स्प्लिट इनटू पार्ट्स, रूल स्टिल अप्लाई, मीन्स अगर आपने एक कोई सिंगल ट्रांजेक्शन किया
और पार्ट्स में भी पेमेंट करी तब भी ये जो है सेक्शन जो है आपका अप्लाई हो जाएगा। और ये जो अप्लाई होता है वो बिज़नेस और प्रोफेशन पे ही एप्लीकेबल होता है। मीन्स अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, तभी ये सेक्शन अप्लाई होने वाला है, अदरवाइज ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रख के चलनी है। इसके बाद देखिए इसकी एक एक्सेप्शन भी है, ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है अगर आपने कोई ट्रांसपोर्टर को पेमेंट की है। ट्रांसपोर्टर के केस में जो लिमिट है वो 35,000 की लिमिट है, 10,000 की लिमिट नहीं है। अगर ट्रांसपोर्टर को आप पेमेंट कर रहे हैं एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट वो 35,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आप बोल सकते हैं ट्रांसपोर्टर की जो लिमिट है वो 35,000 रुपये है। अगर ट्रांसपोर्टर के अलावा किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर तो वहाँ पे आपको 10,000 की लिमिट का ध्यान रखना है। उसके बाद हम देख लेते हैं ₹2,00,000 कैश रिसिप्ट रूल। तो 2 लाख रुपए का कैश रिसीव का रूल क्या है। मीन्स अगर आप किसी से कैश रिसिप्ट कर लेते हैं तो इसके बारे में जो बताया गया है वो सेक्शन 269 में बताया गया है। वो रूल क्या कहता है कि कोई भी पर्सन रिसीव नहीं कर सकता है 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश में सिंगल पर्सन से सिंगल डे में फॉर ए सिंगल ट्रांजैक्शन और इवेंट के अगेंस्ट में। मीन्स अब इसमें देखिए 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो आपने कैश रिसीव किया 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा एक सिंगल पर्सन से किया, सपोज मिस्टर एक्स से किया, एक पर्टिकुलर डेट में किया, किसी सिंगल ट्रांजैक्शन या सिंगल इवेंट के अगेंस्ट में किया, वो भी आपको आगे समझाऊंगा। एक इवेंट क्या हो सकती है, यहाँ पे इवेंट का मतलब ये होता है कि सपोज एक आपकी फैमिली में कोई आपने शादी का फंक्शन है, वो शादी का जो आपका फंक्शन है वो 3 या 4 दिन चलता है। तो उस 3 या 4 दिन को एक इवेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि वो इवेंट जो है वो 3 या 4 दिन का भी हो सकता है, कोई इवेंट आपका 1 हफ्ते का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। तो उस पूरे इवेंट को भी एक ट्रांजैक्शन मान के ही हम चलेंगे। मीन्स उस इवेंट के अगेंस्ट अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने रिसीव कर लिया तो भी आपका ये डिसअलाउड हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए पेनल्टी कितनी है, 100% ऑफ कैश अमाउंट रिसीव्ड, सेक्शन 271 DA। तो सेक्शन 271 DA के अंदर जो पेनल्टी लगेगी वो 100% कैश अमाउंट जो आपने रिसीव किया है वो पूरी ही लग जाएगी। सपोज अगर आपने 5 लाख रिसीव किया होगा तो 5 लाख की आपको पेनल्टी लग जाएगी। अब देखिए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपने अगर सपोज करें 2 लाख रिसीव किया कैश फ्रॉम वन पर्सन इन वन डे, सिंगल पर्सन से सिंगल डे में आपने 2 लाख रिसीव कर लिया तो आपको डिसअलाउड हो जाएगा। मीन्स आपको पेनल्टी भी लग जाएगी इसके ऊपर। 2 लाख रुपए कैश में रिसीव किया इन इंस्टॉलमेंट फॉर वन बिल। अब देखिए सामने वाले पर्सन ने एक सिंगल बिल रेज किया आपके ऊपर 5 लाख रुपए का सपोज करें। अब उस सिंगल बिल के अगेंस्ट आपने जो सारा पैसा है 2 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा आपने कैश में ले लिया। एक बार 50,000 रुपये ले लिया, एक बार 70,000 रुपये ले लिया, एक बार 80,000 रुपये ले लिया, एक बार 30,000 रुपये ले लिया। मीन्स अगर एक सिंगल बिल है उस सिंगल बिल की पेमेंट भी आपने कैश में ली है, इवन वो इंस्टॉलमेंट में क्यों ना ली हो, सिंगल टाइम में 2 लाख रुपए ना लेके आपने किस्तों में 2 लाख रुपए से ज़्यादा ले लिया, तब भी वो डिसअलाउड हो जाएगा। सिमिलरली रिसीविंग 2 लाख रुपये कैश फॉर ए वेडिंग इवेंट फ्रॉम वन पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक शादी का इवेंट होता है वो 4 दिन 5 दिन जब जितने भी दिन चलता है, अगर उसके अगेंस्ट भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश रिसीव कर लिया तो उस सिंगल इवेंट को भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन ही मान लिया जाएगा। तो इसीलिए आपको कैश अवॉइड करना चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि आप जो पैसा रिसीव करें वो बैंकिंग मोड से ही करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। इसके अलावा देखिए 2 लाख रुपए का रूल कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप सेल करते हैं, कोई गुड्स या सर्विसेज के लिए, बिजनेस रिसिप्ट के लिए, लोन रिपेमेंट के लिए, एडवांस रिसिप्ट के लिए। इसके अलावा देखिए ट्रांजैक्शन वेयर 2 लाख रूल डज नॉट अप्लाई। अब 2 लाख रुपए का रूल कहाँ अप्लाई नहीं होगा, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस करती है उसके लिए नहीं होगा, बैंक या पोस्ट ऑफिस के लिए नहीं होगा, कैश विड्रॉल आप कर रहे हैं अपने खुद के बैंक से वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ट्रांजैक्शंस को जो नोटिफाइड कर रखे हैं गवर्नमेंट के द्वारा उस केस में नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे कैश लोन डिपॉजिट रूल। अब यहाँ पे कैश में अगर आप लोन ले लेते हैं किसी से तो उसके लिए भी रूल है देखिए, जो कि सेक्शन 269 एंड 269 के अंदर बताए गए हैं। तो अगर आप किसी से लोन लेते हैं या डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी लिमिट है 20,000 रुपये की। मीन्स 20,000 से ज़्यादा का आप जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं लोन, या किसी से कैश में 20,000 से ज़्यादा का डिपॉजिट या लोन नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से आप रीपेमेंट भी नहीं कर सकते हैं उस लोन या डिपॉजिट की, और उसकी लिमिट भी 20,000 रुपये ही रखी गई है। तो यहाँ पर जो भी पेनल्टी आपको लगने वाली है वो भी 100% आपका पेनल्टी लग जाएगी उस अमाउंट की। तो देखिए वाई इनकम टैक्स रिस्ट्रिक्ट क्या है, तो इनकम टैक्स का कैश को रिस्ट्रिक्ट करने का पर्पज़ क्या है। सबसे पहले तो जो कॉमन रीज़न होता है, क्योंकि कैश को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है मार्केट के अंदर, तो उसको रोकना है। कहीं ना कहीं जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है उनको कंट्रोल करना है, क्योंकि सपोज़ करें आपने कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद ली और वो कैश में खरीद ली तो उसको ट्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जो भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं अगर वो डिजिटल मोड में ही होंगे तो गवर्नमेंट ईजिली ये पता कर पाएगी कौन सा व्यक्ति कहाँ पर कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, कितनी उसकी इनकम है,
ताकि उसके रिकॉर्ड्स को खंगाला जाए और ये जाना जाए कि वो प्रॉपरली इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर भी रहा है या नहीं, या प्रॉपरली टैक्स पे कर भी रहा है या नहीं, टू प्रिवेंट टैक्स इवेजन। तो अल्टीमेट गोल तो वही है गवर्नमेंट का, टैक्स की चोरी को रोकना। तो ये जो लिमिट बताई गई है आपको 10,000 की, 20,000 की, 2 लाख रुपए की, देखिए ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, छोटी छोटी अमाउंट है। तो गवर्नमेंट ने बहुत ही मिनिमम लेवल की अमाउंट को फ्रीज़ किया हुआ है ताकि मैक्सिमम जो आपके ट्रांजेक्शन हो वो आपके बैंकिंग मोड से ही हो, क्योंकि जब बैंकिंग मोड से ट्रांजेक्शन होंगे तो उसमें ये क्लैरिटी होगी गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये छानबीन करने में किस व्यक्ति को कितना पैसा पे किया गया, कब पे किया गया, किस लिए पे किया गया। क्योंकि जब यही सारे ट्रांजेक्शन अगर कैश में होंगे तो एक तो ये नहीं पता चलता है कि ये जो कैश पेमेंट ये रिसिप्ट की जा रही है किस पर्पज़ के लिए की गई, उनको ट्रैक करना मुश्किल है। दूसरा, उसके ऊपर टैक्स की चोरी को पकड़ना मुश्किल है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक करता है कैश ट्रांजेक्शन को बैंक्स के थ्रू, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट टीआईएस के थ्रू, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के थ्रू। अब आप देखते होंगे कि आपका जो इनकम टैक्स पोर्टल है, जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं, वहाँ आपके जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी है, वहाँ आपको सारे ही ट्रांजैक्शन नज़र आ जाते हैं ए टू जेड। तो देखिए गवर्नमेंट का अभी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो एम है वो यही है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सारे के सारे जो है रिपोर्ट हो जाए। इसलिए यहाँ पर रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का जो वर्ड यूज़ किया गया था पिछली स्लाइड में, वो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ का मतलब यही है। उस रिपोर्टिंग एंटिटीज़ में बैंक भी आ जाते हैं। बैंक में अगर आप 10 लाख रुपए ज़्यादा का कैश डिपॉजिट करेंगे तो वो बैंक जो है रिपोर्ट कर देता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। आप कोई प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए ज़्यादा की परचेज़ करते हैं तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार है, वो रजिस्ट्रार जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दे देता है उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। आप कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करते हैं, वहाँ 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्चा करते हैं, तो आपने जो फ़ॉरेन करेंसी परचेज़ करी होगी किसी बैंक से या डीलर वगैरह से, तो वहाँ पर वो भी आए, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या है कि जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उनकी जवाबदेही दे रखी है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर आपके यहाँ से इस तरीके के ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो मैंने आपको बताया, 10 लाख का कैश डिपॉजिट हो गया, 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, फ़ॉरेन ट्रैवल कर लिया, या और भी बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, काफ़ी सारी लिस्ट होती है, उसकी लंबी लिस्ट होती है। तो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन कोई व्यक्ति करता है तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी गवर्नमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दे देती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, ये टीआईएस टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के द्वारा वो सारे ही ट्रांजेक्शन आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर नज़र आ जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी चाहती है कि कैश के ट्रांजेक्शन कम से कम हो, डिजिटल मोड में ही ट्रांजेक्शन हो। तो आई होप साथियों ये वीडियो देखने के बाद आपका कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।